एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको आप शॉर्ट में ईपीएफ भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको पीएफ भी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। तो अगर आप अभी नया नया जॉब पे लगे हैं या तो फ्यूचर में लगने वाले हैं या तो अगर आप ऑलरेडी जॉब करते होंगे तो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मैं जिस कंपनी में काम करता हूं ना, मेरी कंपनी पीएफ का पैसा काट के मुझको यहां पे पैसे देती है। तो यहां पे ईपीएफ पीएफ वगैरह जो है सबका मतलब एक ही होता है, नाम खाली अलग अलग है। तो यहां पे आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कंपनी जो पीएफ का पैसा काट के बाकी का पैसा आपको देती है, तो जो आपका पीएफ का पैसा कटता है उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। जब भी आप अपना सैलरी चेक करेंगे उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि भाई हमने आपका पीएफ का इतना पैसा काटा है और बाकी का पैसा आपके हाथ में दिया जाता है। तो ये जो पीएफ का पैसा कटता है इसका बेनिफिट एम्प्लॉय को क्या मिलता है। तो यहां पे अगर मैं सारा चीज आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं कि यहां पे जो आपका पीएफ का पैसा कटता है ना, वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होता है। जब एम्प्लॉय जब तक जॉब करेगा तब तक तो उसको सैलरी मिलता है हर महीने, तो उस तरीके से उसका जीवन चलता है। लेकिन जब वो रिटायर्ड होएगा तो उसके पास में पैसे नहीं होंगे ना, तो आपके रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए, ताकि आप जब रिटायर्ड होंगे तो चाचा चौधरी बन के आप कंपनी से बाहर निकलेंगे, आपको पैसे का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसके वजह से ईपीएफ का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंडिया में फेमस है और बहुत सारे लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि भारत के अंदर करोड़ों लोग का पीएफ का पैसा करता है और रिटायरमेंट के टाइम पे उनको बेनिफिट मिलता है। यानी कि किस तरीके से बेनिफिट, तो जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको लमसम में एक साथ में करोड़ों रुपए मिलेंगे। उसके अलावा यहां पे आपको हर महीने पेंशन वगैरह का भी बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से मल्टीपल बेनिफिट मिलता है जो मैं आगे आपको सिंपली एक एक करके बताऊंगा। आप सिंपली मोटे मोटे तौर पे ये मान के चलो कि भाई आपकी कंपनी पीएफ का पैसा अगर आपका काटती है तो उसके बदले में आपका जो रिटायरमेंट है वो काफी सुरक्षित होता है, यानी आपको यहां पे लमसम में पैसा मिल जाता है। उसके अलावा यहां पे ये भी होता है कि भले ही रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपको आपके जॉब के बीच में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे की शादी के लिए या तो आपके शादी के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए, आप घर खरीदने के लिए, तो यहां पे आपके पीएफ के अंदर जो भी पैसा जमा होगा आप वहां से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो इंडिया के अंदर स्कीम काफी फेमस है और स्कीम ये जो है एक गवर्नमेंट का स्कीम है और यहां पे जो इंटरेस्ट रेट वगैरह आपको मिलता है वो भी काफी ज्यादा मिलता है। और यहां पे क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है तो कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है, तो यहां पे इसके लिए जो पीएफ का कॉन्सेप्ट है वो काफी फेमस है। तो यहां पे मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ईपीएफ पीएफ का मतलब एक ही होता है और इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो अब यहां पे हम पीएफ के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक अगर आपको चीजें अच्छे से समझी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना। तो यहां पे जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जिसको आप पीएफ भी कहते हैं, वो बेसिकली एक सिंगल स्कीम नहीं है। यहां पे 3 डिफरेंट तरीके का स्कीम चलता है, यानी कि यहां पे आपको 3 डिफरेंट तरीके का बेनिफिट दिया जाता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पे आप मोटे मोटे तौर पे ये मान के चलो कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और यहां पे आपकी जो कंपनी है वो ईपीएफ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि जिस कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं उस कंपनी को अपने एम्प्लॉय को पीएफ का बेनिफिट देना पड़ता है। तो मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि आपकी कंपनी आपका पीएफ का पैसा काटती है, यानी कि यहां पे आपको पीएफ का बेनिफिट दिया जाता है। तो यहां पे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पे आपको मिलता है सैलरी, तो कुछ पैसा आपको पीएफ के नाम पे कटवाना पड़ता है। कितना कटवाना पड़ता है, तो यहां पे कहा जाता है कि जो भी एम्प्लॉय है उनका जो भी सैलरी है उसमें से 12% उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा पीएफ के नाम पे ईपीएफओ के पास में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ये ईपीएफओ है कौन। तो यहां पे जिस तरीके से आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके बैंक को कहते हैं कि भाई मेरे पैसे को आप मैनेज करो, जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसको जो रेगुलेट करता है वो सेबी रेगुलेट करता है, उसी तरीके से आपका जो पीएफ का पैसा है ना वो ईपीएफओ मैनेज करता है। यही आपके पैसे को मैनेज करता है, ये आपको पेंशन देता है, यही आपको रिटायरमेंट का बेनिफिट वगैरह देता है। तो यहां पे आपका जो भी पैसा है वो आप ईपीएफओ के पास में डिपॉजिट करते हैं। उसके अलावा यहां पे जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी आपके सैलरी का 12% यहां पे ईपीएफओ के पास में डिपॉजिट करता है, यानी कि यहां पे आपका जो भी सैलरी है उसका 12% आप डिपॉजिट करेंगे और यहां पे सेम 12% आपका एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर मुझे 12% से ज्यादा का डिपॉजिट करना है तो क्या मैं कर सकता हूं। तो यस, यहां पे डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जनरली आपको 12% तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, अगर ऊपर का आप करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। उसके अलावा आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं 12% के ऊपर मान लीजिए कि मैं 20% का डिपॉजिट करूंगा ईपीएफओ के पास में, तो क्या मेरा एम्प्लॉयर भी 20% का डिपॉजिट करेगा। तो ये कंपलसरी नहीं है, यहां पे एम्प्लॉयर को कहा गया कि भाई आपने मैक्सिमम 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और उसके ऊपर अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है तो आपकी और आपके एम्प्लॉयर की यहां पे मर्जी है। यहां पे जनरली लेकिन 12% यहां पे डिपॉजिट आपको करना ही पड़ता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई मान लो कि हमने 12% करके मैंने और मेरी कंपनी ने यहां पे ईपीएफओ के पास में पैसा डिपॉजिट कर दिया, अब क्या होगा। तो यहां पे जो ईपीएफओ है
वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा ताकि जब आप रिटायर्ड होंगे आगे चल के आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो जो पैसा आपका पैसा जो ईपीएफओ इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करने के नाम पे आपको देगा ब्याज। कितना ब्याज देगा? तो यहाँ पे ये जो ब्याज रेट है ना वो हर साल डिसाइड होता है, लेकिन करेंटली यहाँ पे इस साल 8.10% का जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है। तो यहाँ पे आप सोच लीजिए कि आप जो पैसा डिपॉजिट करें ईपीएफओ के पास में उसके ऊपर आपको 8.1% का इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलता है, जो कि यहाँ पे कोई रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है। और यहाँ पे अगर आप बैंक के एफडी वगैरह में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो वहां पे आपको हार्डली 6-7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इसके वजह से, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इंटरेस्ट भी काफी अच्छा मिल रहा है और यहाँ पे रिस्क वगैरह भी नहीं है, तो इसके वजह से जो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट है ना वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ईपीएफ स्कीम है ये एक सिंगल स्कीम नहीं है, इसके अंदर 3 डिफरेंट तरीके का स्कीम चलता है। तो वो कौन से चलते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला आता है ईपीएफ, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ये ईपीएफ है क्या और इसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है? तो यहाँ पे जब आप अपने कंपनी से रिटायर्ड होंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको लमसम में एक साथ में बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है, वो ईपीएफ के तहत ही दिया जाता है। बेसिकली जब तक आप अपनी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ के अंदर, आपके एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ के अंदर, तो जब आप रिटायर्ड होंगे तो वो जो सारा कंट्रीब्यूशन है प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है सारा मिला के आपको एक साथ में, अगर आप लंबे समय तक जॉब करेंगे तो आपको मान लीजिए कि करोड़ रुपए यहां पे दिए जाते हैं। यानी कि जब आप कंपनी से रिटायर्ड होंगे एट द एज ऑफ 58 ईयर तो यहां पे आप चाचा चौधरी बन के बाहर निकलेंगे। उसके बाद यहां पे जो सेकंड स्कीम है उसका नाम है ईपीएस। अब इसको जो ईपीएस का जो फुल फॉर्म है उसका नाम है पूरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये ईपीएस के अंदर क्या होता है? तो यहां पे जब आप अपने कंपनी से रिटायर्ड होंगे तो यहां पे आपको लमसम में एक साथ में जो पैसा है वो तो ईपीएफ के तहत मिलेगा, लेकिन यहां पे आप जब रिटायर्ड होंगे तो आपको तो सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा, तो आपका जीवन कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको हर महीने पेंशन वगैरह मिलेगा। जब आप रिटायर्ड होंगे एट द एज ऑफ 58 ईयर तो यहां पे अगर आपने किसी कंपनी के अंदर, एक कंपनी के अंदर या तो 2 कंपनी का मिलाकर जो भी कंपनी है, अगर आपने 10 साल से ज्यादा समय तक काम किया, आपका पीएफ का पैसा कटा है, तो उस केसेस में जब आप रिटायर्ड होंगे तो यहां पे रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन वगैरह का भी बेनिफिट मिलता है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो ईपीएफ है इसके अंदर 3 बेनिफिट आपको मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट यहां पे मिलता है आपको ईपीएफ, एक साथ में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा बेनिफिट मिलता है यहां पे आपको ईपीएस, यानी कि रिटायरमेंट के बाद में आपको हर महीने पेंशन मिलेंगे। और तीसरा यहां पे बेनिफिट मिलता है आपको ईडीएलआई का। अब ये ईडीएलआई क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जॉब करने के दौरान में अगर आपका मान लीजिए बाई चांस डेथ वगैरह हो जाता है तो यहां पे आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलता है, यानी कि आपको लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। आपके डेथ के बाद में जो भी पैसा आपका ईपीएफ के अंदर है वो तो आपके फैमिली मेंबर को मिलेगा ही मिलेगा, जो भी पेंशन आपको मिलना था वो तो आपके फैमिली मेंबर को मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर ड्यूरिंग द जॉब अगर आपका डेथ होता है तो आपका अगर ईडीएलआई वगैरह भी चलेगा। तो यहां पे इसके अंदर अगर आपका जॉब के दौरान में डेथ हो जाएगा तो आपके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, यानी कि आपका डेथ होगा तो आपके फैमिली मेंबर को तकरीबन 7 लाख रुपए मैक्सिमम तक मिल सकते हैं अगर आपका जॉब के दौरान में डेथ हुआ तो यहां पे मैंने आपको सिंपली बता दिया कि भाई अगर आपका पीएफ कटता है तो इसके अंदर आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ईपीएफ का, दूसरा बेनिफिट ईपीएस का पेंशन रिटायरमेंट के बाद में, और तीसरा बेनिफिट कि अगर जॉब के दौरान में अगर आपका डेथ होगा तो यहां पे आपके फैमिली मेंबर को इंश्योरेंस वगैरह का भी पैसा मिलता है। और ये सब जो सारा पैसा है वो तो आपके फैमिली मेंबर को मिल ही जाएगा, जो भी आपने डिपॉजिट किया प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है। और यहां पे जो मजे की बात ये है कि अगर आप सिर्फ ईपीएफ में आपको रजिस्टर्ड करना है, अगर आपने ईपीएफ में रजिस्टर्ड कर लिया तो यहां पे जो ईपीएस है और जो ईडीएल है उसमें आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अब यहां पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके सैलरी से पीएफ वगैरह का पैसा कटता है तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा यहां पे मिल सकता है। मोटे मोटे तौर पे हम इसको सिंपली एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि जो आपका एज है वो अभी है 30 साल और यहां पे जो आपका मंथली सैलरी है वो है 50,000 रुपीज, और यहां पे आपके ईपीएफ के अंदर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 12% का, और आपके जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी 12% का, यानी कि 6,000 रुपए आप और 6,000 रुपए आपका जो एम्प्लॉयर है वो ईपीएफ स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं। और यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो एनुअल सैलरी है वो 5% से ग्रो करेगा, और यहां पे जो आप रिटायर्ड होंगे वो 58 ईयर के एज में रिटायर्ड होंगे। और यहां पे मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि अभी आपके पीएफ के अंदर एक भी पैसा नहीं, यानी कि अभी नया आप जॉब पे लगे, आपका उम्र है 30 साल और यहां पे आप 28 साल तक काम करने वाले हैं। उसके बाद में आपका जब एज 58 ईयर हो जाएगा तब आप रिटायर्ड होंगे तो यहां पे कितना पैसा बनेगा? तो यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है अभी करेंटली उसको हम 8.1% ही मान के चल रहे हैं 28 साल के लिए। भले ही गवर्नमेंट हर साल इंटरेस्ट को वगैरह चेंज करती है, लेकिन मैं अपने एग्जांपल के अंदर उसको 8.1% ही मान के चल रहे हैं। तो यहां पे अगर आप 28 साल तक 50 रुपए अगर आपकी सैलरी है, हर महीने 12% का कंट्रीब्यूशन हो रहा है,
तो यहां पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आपका 58 ईयर हो जाएगा, जब आप रिटायर्ड होंगे, तो आपको 2,44,09,70 रुपीस मिलेंगे। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि पीएफ के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे धीरे धीरे आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, और इंटरेस्ट बनते बनते इतना बन जाता है कि जो अमाउंट है वो करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है। तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो पीएफ के अंदर अपना पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे आपके सैलरी का सिर्फ 12% आपका जा रहा है, और यहां पे आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, वो भी कंट्रीब्यूशन करती है। तो इस तरीके से बेनिफिट आपको यहां पे मिल जाता है। अब यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहां तक मैंने आपको यह बताया कि भाई जो भी आपके सैलरी का कंट्रीब्यूशन है आपके एम्प्लॉयर का, वो यहां पे आपको ईपीएफओ के पास में जमा करना पड़ता है। तो यहां पे आपका जो भी सैलरी होगा उसका 12% एम्प्लॉय जमा करेगा और उसका 12% एम्प्लॉयर भी जमा करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, मैंने आपको यह भी बताया था कि ईपीएफ के अंदर 3 डिफरेंट तरीके का स्कीम चलता है। एक तो ईपीएफ चलता है, दूसरा ईपीएस चलता है, और तीसरा ईडीएलआई चलता है। तो यहां पे आपके सैलरी का जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कौन से तीनों में से कौन से स्कीम के अंदर आपका कितना पैसा कंट्रीब्यूट होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे सिंपली आपका जो भी सैलरी है उसका 12% तो आप कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यहां पे आपका जो 12% का कंट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा ईपीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट होगा, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर आपके सैलरी का जो भी कंट्रीब्यूशन है 12% का या तो उसके ऊपर का भी, वो पूरा का पूरा ईपीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट होगा। यानी कि यहां पे आपका कंट्रीब्यूशन ईपीएस के अंदर और ईडीएलआई के अंदर एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा पैसा ईपीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट होगा। अब यहां पे जो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12% का, वो कहां पे इन्वेस्ट होगा, तो यहां पे सिंपली ये कहा गया है कि यहां पे ईपीएफ के अंदर जो भी आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका 3.67% ईपीएफ के अंदर इन्वेस्ट होगा, और यहां पे उसका 8.33% ईपीएस के अंदर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट होगा। यानी कि आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 12% का, जिसके अंदर 3.67 का कंट्रीब्यूशन हो गया ईपीएफ में और 8.33% का कंट्रीब्यूशन हो गया ईपीएस के अंदर। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके एम्प्लॉयर का जो 12% का कंट्रीब्यूशन है वो पूरा हो चुका है। उसके अलावा यहां पे ईडीएलआई का क्या कॉन्सेप्ट आता है, तो यहां पे कहा गया है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, जो एम्प्लॉय के नाम पे इंश्योरेंस वगैरह परचेस किया जाएगा, उसके लिए यहां पे जो आपकी कंपनी है वो अलग से पैसे पे करेगी इंश्योरेंस कंपनीज को, यानी कि जो भी ईपीएफ है उसको ही पे करेगा। तो यहां पे ईपीएफ के अंदर ईपीएस के अंदर दोनों मिला के 12% का कंट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा अलग से ईडीएलआई के नाम पे आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग से होगा। कितना होगा, तो जो भी सैलरी है उसका 0.50% या तो मैक्सिमम 75 रुपए, दोनों में से जो ज्यादा होगा उतना यहां पे कंट्रीब्यूशन आपका यहां पे ईडीएलआई आपके नाम पे जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया जाएगा उसके लिए आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अलग से परचेस करेगी। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आपके दिमाग में एक और डाउट होगा कि यहां पे मैंने मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपए क्यों लिखा हुआ है, तो इसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पे आपको डाउट क्रिएट हो सकता है, लेकिन मैं चीजों को आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पूरा देख के बताना कि भाई चीजें आपको समझी कि नहीं समझी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आगे आपको बार बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर। तो मान लीजिए कि भाई आपका सैलरी महीने का 50,000 रुपए का है, जिसका 12% आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जो कि होता है 6,000 रुपया, और 12% आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूशन करेगा, जो कि होता है 6,000 रुपया। अब ये जो 6,000 का बाइफर्केशन है वो कैसे होगा, तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा पूरा का पूरा पैसा आपका ईपीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट होगा, यानी कि पूरा का पूरा 6,000 रुपया आपका ईपीएफ के अंदर इन्वेस्ट होगा। ईपीएस और ईडीएलआई में आपका कोई भी पैसा यहां पे इन्वेस्ट नहीं होगा। अब यहां पे जो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना 12%, जो कि होता है 6,000 रुपया, इसका मतलब किस तरीके से बाइफर्केशन होगा, तो यहां पे मैंने आपको सबसे पहले यह बताया था कि जो भी आपका एम्प्लॉयर का 12% का कंट्रीब्यूशन है उसका 3.67% ईपीएफ के अंदर इन्वेस्ट होगा। यानी कि आपका सैलरी है 50,000 रुपया, तो उसका 3.67% कितना होगा, तो यहां पे होगा 1835। तो यहां पे इतना पैसा आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट होगा। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि जो भी आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उसका 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि ईपीएस के अंदर इन्वेस्ट होगा। तो 50,000 रुपए का 8.33% कितना होता है, तो वो यहां पे होता है 4165। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपए। इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि अगर भले ही आपका सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस आपके सैलरी को मैक्सिमम 15,000 रुपए ही माना जाएगा। अब यहां पे आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा कि भाई आपने ये क्या कह दिया, तो मैंने सिंपली आपको यही कहा कि आपका जो भी सैलरी है 50,000 रुपए का, उसका 12% तो एम्प्लॉय का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एम्प्लॉयर का यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन है उस 50,000 रुपए में से 3.67% आपका ईपीएफ के अंदर 1835 का इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन यहां पे जो बाकी का 8.33% का आपका ईपीएस में जाएगा ना, तो यहां पे 50,000 का 8.33% पूरा ईपीएस में नहीं जाएगा। यहां पे जो आपका मैक्सिमम सैलरी है, भले ही आपका सैलरी 50,000 के ऊपर है, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस आपका जो मैक्सिमम सैलरी है उसको 15,000 रुपया माना जाएगा। तो सिंपली यहां पे आपको 15,000 का 8.33% करना होगा, जो कि कितना होता है, तो वो होता है 1250। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे 50,000 के ऊपर 3.67% का तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिल गया, लेकिन यहां पे मुझे सिर्फ 15,000 के ऊपर ही 8.33% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला है। तो बाकी का जो 35,000 के ऊपर 8.33% का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, क्या वो हमें नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो यहां पे इस 6,000 रुपए में से आपका 1835 ईपीएफ में चले गया, 1250 ईपीएस में चले गया, और बाकी का जो भी 35,000 रुपीज के ऊपर 8.33% बनता है, वो जो बाकी का पैसा है वो वापस से आपके ईपीएफ के अंदर ही चले जाएगा। यानी कि यहां पे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अगर आपका सैलरी 15,000 रुपए से ऊपर है, फिर भी ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए आपके सैलरी को 15,000 रुपए ही माना जाएगा और उसके ऊपर ही 8.33% का कैलकुलेशन होगा। और जो भी बैलेंस आपका अमाउंट ज्यादा वाला होगा, वो बाकी का पैसा उसके ऊपर जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, वो यहां पे सिंपली ईपीएफ के अंदर ही चले जाएगा। तो यहां पे आप सिंपली देख भी सकते हैं कि 6,000 रुपए थे, जिसमें से 1835 यहां पे, 1250 यहां पे, और बैलेंस यहां पे 2915 आपके ईपीएफ के अंदर ही चले गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वापस से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपका सैलरी था 50,000 रुपए, इस 50,000 रुपए में से 3.67% जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जिसका होता है 1835, ये आपके चले जाएगा ईपीएफ स्कीम के अंदर। यहां पे फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई 12% का कंट्रीब्यूशन का बात हुआ था, तो यहां पे जो बाकी के 50,000 रुपए हैं, जिसके ऊपर आपको 8.33% मिलना चाहिए, जो कि होता है 4165। तो ये 4165 के अंदर आपको दिमाग लगाना है। ये 4165 के अंदर सिंपली बात ये बोली गई है कि भाई साहब आपका सैलरी 50,000 रुपए है, लेकिन ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए आपके सैलरी को 15,000 रुपए ही माने जाएंगे। तो 15,000 के ऊपर 8.33% कितना बनता है, तो वो होता है 1250। तो ये आपके चले जाएगा पेंशन स्कीम के अंदर, और जो बैलेंस बचेगा ना 35,000 रुपीज के ऊपर 8.33%, जो कि होता है 2915, वो चले जाएगा वापस से आपके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर ही। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तीनों को जोड़ देंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 12,000 रुपए। तो यहां पे आपने सिंपली ये देख लिया कि 6,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुआ। तो अगर आपको ये बात अभी समझी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना। और यहां पे मैंने शायद कोई गलती से 50,000 रुपया कुछ भी लिख दिया हूं, तो इसको आपने इग्नोर करना है। उसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका टोटल ईपीएफ के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, तो आपका खुद का 6,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ, जो कि आपने यहां से किया। फिर यहां पे 1835 का आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ, जो कि आपका यहां पे हुआ। फिर यहां पे 2915 का वापस से यहां पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ, जो बच गया था पैसा। तो टोटल यहां पे आपका 10,750 रुपए ईपीएफ के अंदर इन्वेस्ट हुए। और यहां पे ईपीएस के अंदर आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिर्फ एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो 1250, ये वाला 1250 आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहां पे इन्वेस्ट हुआ। अगर आपको ये चीज समझ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां पे मैं आपको एक अलग तरीके से एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए कि किसी पर्सन का जो सैलरी है वो है 50,000 रुपए, तो यहां पे जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मैं मान के चलता हूं 6,000 रुपया, और यहां पे जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो भी सैलरी का 12% होगा। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं 50,000 का 12% कितना होगा, तो होगा 6,000 रुपया। अब यहां पे इस पार्ट को यहां पे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। कौन से हिस्से में, तो एक तो आपका पैसा ईपीएफ के अंदर जाएगा, दूसरा ईपीएस के अंदर जाएगा, और ईडीएलआई के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो तो अलग से डालता है। तो यहां पे आप ये मान लीजिए कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में कितना होगा, तो हमने कानून के तहत बात किया था कि जो भी आपका सैलरी है उसका 3.67% कितना होता है भैया, तो 1835 होता है, जो कि आपका ईपीएफ में जाएगा। तो मैंने सिंपली ईपीएफ के कॉलम में 1835 यहां पे लिख दिया है। उसके अलावा यहां पे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएस के अंदर कितना जाएगा, तो यहां पे जो भी आपका सैलरी है, अगर आपका सैलरी 15,000 रुपए के ऊपर है, तो यहां पे फिर भी अगर आपका सैलरी 50,000 रुपए है, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के कैलकुलेशन के लिए आपके मैक्सिमम सैलरी को 15,000 रुपया ही माना जाएगा। तो यहां पे सिंपली आपको 15,000 रुपए का 8.33% करना है।
जो कि होता है 1250 रुपया, और ये पैसा आपका जाएगा ईपीएस में। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ईपीएस के कॉलम में 1250 रुपया लिख दिया है। उसके अलावा यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का बैलेंस कंट्रीब्यूशन था ईपीएफ के अंदर, यहाँ पे सिंपली आपको 50,000 रुपए के ऊपर 3.67 मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको 50,000 रुपए के ऊपर 8.33% भी चाहिए, जिसके अंदर आपको 15,000 रुपए का 8.33% ईपीएस के अंदर मिल गया, और बैलेंस जो 35,000 रुपीज है उसका 8.33% जो कि होता है 2915, ये भी आपका चले जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2915 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के कॉलम में। उसके अलावा यहाँ पे जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, वो तो आपको पता ही होगा कि वो सिर्फ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ के अंदर ही जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका सैलरी है 12% का 50 कितना होगा, तो होगा 6,000 रुपया। तो ये 6,000 रुपया आपका ईपीएफ में जाएगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ईपीएफ के कॉलम में 6,000 रुपया लिख दिया है। तो टोटल यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपका ईपीएफ का टोटल यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपका और आपके एम्प्लॉयर का मिला के, तो वो हो गया 10,750 रुपया। और यहाँ पे आपका ईपीएस के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, वो हो गया 1250 रुपया, जिसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, तो जब आप रिटायर्ड होंगे तो उस टाइम पे आपको ईपीएफ का पैसा लमसम में एक साथ में भर के मिलेगा। और यहाँ पे जब आप रिटायरमेंट होंगे 58 ईयर की एज में, और यहाँ पे अगर आप पेंशन के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे आपको हर महीने जो ईपीएस का पैसा जमा हो रहा है उसके बदले में आपको पेंशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है ताकि चीजें और भी आसानी तरीके से समझ जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि किसी पर्सन का जो सैलरी है वो है 15,000 रुपया पर मंथ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो होगा 12% ऑफ सैलरी, जो कि होता है 1,800 रुपया। और यहाँ पे एम्प्लॉयर का भी कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो भी होगा 12% ऑफ सैलरी, जो कि होता है 18,000 रुपया। अब इस पोर्शन का दो पार्ट बन जाएगा। दो पार्ट कौन सा, एक तो ईपीएफ वाला और दूसरा ईपीएस वाला। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ के अंदर कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका सैलरी है उसका 3.67%, तो भाई 15,000 का 3.67% कितना होगा, तो वो होगा 550 रुपीज, जो कि आपका ईपीएफ में जाएगा। तो मैंने सिंपली ईपीएफ के कॉलम में 550 रुपीज लिख दिया है। उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईपीएस स्कीम के अंदर कितना जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपका सैलरी जो भी होगा अगर 15,000 रुपए से कम होगा, तो यहाँ पे 15,000 से जो भी कम होगा उसका 8.33%, या तो अगर सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा होगा तो हम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस आपके सैलरी को मैक्सिमम 15,000 रुपए ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे तो आपका सैलरी 15,000 रुपए है, विद इन द लिमिट है। तो यहाँ पे 15,000 रुपए का 8.33% कितना होता है, 1250 रुपया। तो मैंने सिंपली ईपीएस के कॉलम में 1250 रुपए यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा क्या एम्प्लॉयर का कोई बैलेंस कंट्रीब्यूशन बचता है क्या, तो नहीं। एम्प्लॉयर का 12% का कंट्रीब्यूशन था, जिसका 3.67% यहाँ पे चले गया, और यहाँ पे 15,000 का 8.33% यहाँ पे चले गया, 12% पूरा खत्म हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, तो होता है ईपीएफ के अंदर। तो एम्प्लॉयर का 12% ऑफ 15,000 करेंगे तो वो भी होता है 1,800 रुपया। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ईपीएफ के कॉलम में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में 1,800 रुपए यहाँ पे लिख दिया है, जहां पे टोटल अगर आप करेंगे तो आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो हो गया 2,350 रुपीज, और यहाँ पे आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो वो हो गया 1250 रुपया। तो मेरे हिसाब से ये चीज अभी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो यहां तक मैंने आपको सिंपली यही समझाने का कोशिश किया कि जो भी आपका सैलरी यहां पे बनता है उसका 12% आपको पीएफ के नाम पे कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। आप चाहे तो उससे ज्यादा भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और यहाँ पे 12% का कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करता है, और आप लोग यहाँ पे ईपीएफओ के पास में पैसा जमा करते हैं। ईपीएफओ उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है, और उसके बदले में आपको फायदा क्या मिलता है, तो जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको लमसम में एक साथ में बड़ा अमाउंट मिलता है, जिसको आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हर महीने पेंशन मिलता है, जिसको आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है ना, इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट है कि भाई किस तरीके से पेंशन मिलता है, कितना पेंशन मिलता है, कितना सैलरी होगा तो कितना पेंशन मिलेगा। तो ये जो सारा कैलकुलेशन है ना, वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को मैं आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ईडीएलआई का बेनिफिट मिलता है, जहां पे अगर आपका डेथ हो गया बाई चांस तो आपके फैमिली मेंबर को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। तो मैंने ईडीएलआई के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर आपका पीएफ का पैसा कटता है तो जो ईडीएलआई का बेनिफिट मिलता है ना, वो किस तरीके से मिलता है, वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हम अपने आने वाले वीडियोस में क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप पीएफ के अंदर पैसा कंट्रीब्यूशन करते हैं तो टैक्स की हम बात करेंगे कि भाई जब आप पैसा कंट्रीब्यूशन करते हैं हर महीने तो उसके ऊपर क्या टैक्स वगैरह लगता है, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है, और यहाँ पे अगर आप अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पे क्या टैक्स, क्या टीडीएस वगैरह लगता है, और किस तरीके से आप इसको बचा सकते हैं, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को, ईपीएस को डिटेल में डिस्कस करने वाले, उसका एक अलग तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन है। और यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने ईपीएफ पैसे को विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे विड्रॉल वगैरह के क्या क्या रूल्स है। तो आने वाली वीडियो में डेफिनेटली आपको 2-3 वीडियो दिख जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को भाई अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को
अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।